साथियों नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों हम लोग प्राक कथन पढ़ चुके थे बाबूराम सक्सेना में। इसके बाद संज्ञा प्रकरण पढ़ा था। संज्ञा प्रकरण में उच्चारण स्थान और प्रयत्न, इन चीजों को पूरा करने के बाद अब संज्ञा प्रकरण के बाद जो आता है दूसरा सोपान बाबूराम सक्सेना। जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी यूपी टीजीटी, उनके सिलेबस में लगी हुई एक किताब है जिसका नाम है बाबूराम सक्सेना। इस बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। तो आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है संधि प्रकरण यानी संधि विचार। आज हम संधि विचार पर बात करेंगे। संधि क्या होती है? तो संधि एक विधि है जो वर्ण विधि है, जहां वर्णों में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे पद विधि के लिए समास कहते हैं और वाक्य विधि के लिए कारक कहते हैं। तो विधियां तीन प्रकार की हुई। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो है संधि विचार, द्वितीय सोपान बाबूराम सक्सेना। साथियों माफी चाहेंगे क्योंकि हम इस किताब का इसकी पीपीटी नहीं बना पाए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, यहां से पढ़ाते जाएंगे। आप जो अच्छा लगे आपके लिए वो नोट करते जाएंगे। फिलहाल नोट सभी करना है। ठीक है भैया? हाँ, तो देखते हैं कि संधि क्या है। संधि, संधि शब्द देखिए, संस्कृत भाषा में संधि शब्द कैसा है जी? ये शुद्ध है। पहला कैसा जी शब्द है? एक ऐसे भी लिखा जाता है संधि। ये हिंदी में तो चल सकता है, ये जो है ये हिंदी में चल सकता है, लेकिन संस्कृत में नहीं। संस्कृत के हिसाब से ये जो शब्द है ये लिखा हुआ है आपका संधि, यही शुद्ध है। और ये नीचे वाला ये हिंदी में चलता है। दोनों में नजर पैदा करें हम। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो क्या है? संस्कृत का शब्द है और नीचे वाला क्या है? हिंदी का है। तो देखेंगे कि ये है क्या है? संधि। अब देखना ये है कि संधि शब्द कैसे बना है। संधि शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है और कौन सी धातु है, इन चीजों को देखना है। तो देखते हैं। तम उपसर्ग, धा धातु। साथियों ये चिन्ह जो होता है, अग्नोत्री जी, विवेल जी, ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है रूट जैसा, ये संस्कृत भाषा में धातु का चिन्ह होता है। ठीक है, और इसके आगे जो है ये क्या होता है? की प्रत्यय होता है। क्या है? हाँ, तो ये उपसर्ग है। क्या है जी? और ये क्या है? और ये क्या है? प्रत्यय। कोई भी शब्द, ठीक है, बनाने के लिए उसमें प्रत्यय जो होता है, धातु और प्रत्यय से ही मिलकर के कोई शब्द तैयार होता है। ये क्रिया जो होती है धातु और प्रत्यय वाली, ये कैसी होती है? ये अनिवार्य होता है। कैसा होता है? अनिवार्य है। ये क्या काम? ये अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि बिना धातु और बिना प्रत्यय के कोई शब्द निर्माण नहीं होता है। साथियों मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये जो होता है ये निश्चित नहीं होता है, यानी उपसर्ग का काम धातु से मिलना निश्चित नहीं है कि हाँ हर शब्द में उपसर्ग लगाई हो तभी कोई शब्द बनेगा, ये कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, बहुत से शब्द ऐसे होंगे जो धातु और प्रत्यय से बनके सब तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिसमें उपसर्ग लगेगा। तो ये जो है ना, ये तो अनिवार्य है, लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है। इस बात को आप समझ गए होंगे। ये हमारा जो है धातु से पहले या शब्द से पहले जो लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, उप माने होता है पहले, उप माने होता है सहायक, उप माने होता है समीप, और सर्ग माने जुड़ना। जो पहले आकर के जुड़ता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है, यानी जो शब्द लिखा होता है, जैसे हार आगे लिखा है और इसके आगे अगर हम बी लगा दें तो इस हार का अर्थ क्या हो जाएगा? माला। और लेकिन बी अगर लगा देंगे तो बिहार हो जाएगा। इसका मतलब होता है भ्रमण करना। अगर इसके आगे है, इस हार के आगे अगर हम प्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? चोट करना। इसका मतलब परिहार करना। तो उपसर्ग का लगना, ये जो धातु या शब्द से पहले लगता है और एक अर्थ, नया अर्थ
बदल देता है। भाई इसका अर्थ क्या था, पहले था अलग, अब जे लग गए दोनों तो इसका अर्थ बदल गया, नहीं बदल गया। तो उपसर्ग जो होता है धातु और शब्द से क्या लगता है, पहले लगता है। ठीक है, तो अब देखिए धातु कहाँ होती है भैया, धातु देखिए बीच में है। ठीक है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, की। अब की प्रत्यय जो होता है वो सदैव कैसा होता है, सदैव कैसा होता है भैया, पुल्लिंग होता है। की प्रत्यय कैसा होता है, सदैव पुल्लिंग होता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि सम उपसर्ग के बाद धा धातु, दा धातु के बाद की प्रत्यय से बना हुआ शब्द हमारा क्या बन जाता है, संधि। क्या बन जाता है, संधि। इसकी प्रक्रिया बहुत है, जैसे माँ का क्या करेंगे, इधर देखेंगे थोड़ा, ऐसे सम सन धा और क्या लगाया, की। ठीक है, ये अगर प्रक्रिया हमें करना है तो देखेंगे, ये आया आपका माँ, माँ का क्या हो गया, अनुस्वार। इसके बाद आया धा, धा के आगे क्या आया, की ऐसे जोड़ देंगे। एक और शब्द ले, इधर देखेंगे धा, इसके आगे का की संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा हमारा, ई। इसको खत्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद में ये आपका आया धा। अब धा को हलन करेंगे, धा को हलन करेंगे तो क्या निकलेगा, आ। अब इसके बाद में यहाँ पे पररूप हो जाएगा इसको। ठीक है, ये गायब हो गया, सीधे सीधे बात समझो, अभी कोई नियम नहीं, कोई कानून की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसमें क्या बचा हमारा भैया, ई। आगे देखेंगे कि ये हमारा क्या है, अनुस्वार। आगे क्या है, धा। अब धा के आगे क्या है, ई। अब देखना ये है कि अनुस्वार से ही पर सवर्णा जो आगे एक है कि अनुस्वार के बाद में धा आ रहा है, और धा का पंचम अक्षर जो हो जाएगा वो किसके स्थान पे हो जाएगा, वो ना के स्थान पे हो जाएगा। किसके स्थान पे, ना के स्थान पे हो जाएगा। तो हमारा शब्द जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, आधा ना, और ये क्या है, धा। ठीक है, ये क्या है, धा। ऐसे समझे। और धा को क्या जोड़ दीजिए हमने, ई। और ये हमारा शब्द कैसे बन गया, संधि। तो ये ऊपर जो शब्द था हमारा, क्या था हमारा, संधि। और नीचे देखिए इसका हमने क्या कर दिया, उपसर्ग धातु प्रत्यय। ठीक है, फिर हमने माँ का अनुस्वार किया, ढा का आ खत्म कर दिया, का जो का खत्म किया, ई निकली। ठीक है, इस तरीके से आ खत्म हो गया तो क्या बना, धा प्लस ई हो गया, धा ई हो गया। माँ का क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया, अनुस्वार का पंचम अक्षर कर दिया, क्या हो गया, ना। वो इसका क्या है, सवर्णी है, ताता दादा ना। और क्या बन गया हमारा शब्द, संधि। तो ये ऊपर वाला संधि शब्द था, ऐसे बोलते हैं इसके लिए LHS बराबर, घट में पढ़ा होगा आपने। और ये क्या है, RHS। ठीक है, तो कहते हैं कि तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, और तेरे प्यार की हो उम्र इतनी सनम। ठीक है, तो भाई ये संधि स्टार्ट हुई और ये संधि खत्म हो गई। ठीक है, परीक्षा में सवाल ये नहीं आएगा यहां से लेकर के यहां तक, इतना ये नहीं आएगा परीक्षा में सवाल। परीक्षा में सवाल आएगा कि संधि शब्द जो होता है उसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। तो भैया ये है आपका उपसर्ग, ये आपकी धातु, और ये क्या है आपका प्रत्यय। यहां तक क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई, यहां तक बातें क्लियर हुई, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखना है कि ये शब्द कैसा है हमारा, ये जो है ना पूरा शब्द जो है, संधि शब्द जो है वो कैसा है भाई, की प्रत्यय। आप जैसे कपड़ा पहनेंगे, प्रत्यय देखिए, प्रत्यय अगर प्रत्यय स्त्रीलिंग का होगा, प्रत्यय अगर स्त्रीलिंग यानी स्त्री प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग प्रत्यय, या फिर नपुंसक लिंग का प्रत्यय। अगर प्रत्यय अगर पुल्लिंग वाला है तो शब्द कैसा बनेगा, और अगर प्रत्यय अगर स्त्रीलिंग का है तो शब्द कैसा बनेगा, स्त्रीलिंग। और अगर प्रत्यय अगर नपुंसक लिंग का है तो शब्द कैसा बनेगा। हाँ, तो आप जैसे भैया कपड़ा पहनोगे, जैसे अगर लेडीज वाले कपड़ा पहनोगे तो आदमी आपको पुल्लिंग तो ना कही है, तो लेडीज वाला कहे ना। तो आप जैसा प्रत्यय लगाओगे अर्थ वैसा ही देगा, वही शब्द का निर्माण होगा। तो जो की प्रत्यय था, जो की प्रत्यय है वो कैसा है, पुल्लिंग का। तो संधि शब्द में कौन सा लिंग है भैया, संधि शब्द में कौन सा लिंग है, संधि शब्द में, हाँ, तो संधि बराबर कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द। यहां तक चीजें क्लियर हुई। ठीक है, संधि शब्द कौन किस लिंग में है, पुल्लिंग। क्यों, क्योंकि संधि जो है वो की प्रत्यय है, और की प्रत्यांत जितने भी शब्द होंगे वो सब पुल्लिंग होंगे। घय प्रत्यांत जितने भी शब्द होंगे वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। यहां तक हमारी चीजें समझ में आई।
कोई दिक्कत? ठीक, अब देखना ये है कि संधि, ठीक है, अब मैं इसमें पढ़ूंगा किताब से, आप भी किताब पढ़ेंगे, ठीक है, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं देखें, ये तो रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, वो भी किताब को ही देखें और मेरी बातों को सुने। देखिए कह रहा है 4 नंबर का पॉइंट है कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक भाषा में कई शब्द रहते हैं। संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से प्रारंभ होकर के कोई भी शब्द अगर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम लिख दिया मैंने विमल, तो मैंने जब विमल किया, या मान लीजिए ये अनमोल है, तो देखिए कोई भी संस्कृत का शब्द अगर स्टार्ट करेंगे, मैंने हिंदी में नाम लिख दिया विमला है, तो ये बा से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये क्या है? व्यंजन है, और ये आ से स्टार्ट हुआ, ये क्या है? स्वर है। तो कह रहा है कि संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से प्रारंभ हो करके किसी स्वर अथवा व्यंजन या अनुस्वार या विसर्ग में अंत हो जाता है। भाई कोई शब्द है, उसके अंत में क्या होगा? या तो स्वर होगा, या व्यंजन होगा, या जैसे सरित शब्द लिख दे रहे हैं हम ऐसे, तो देखिए लास्ट में क्या है? व्यंजन। इसको हटा दीजिए ऐसे करके, देखो इसके अंत में क्या है? इसके अंत में क्या है? इसके अंत में क्या है? आया, आ क्या है? स्वर है। अगर इसमें क्या है? विसर्ग है, तो क्या विसर्ग हो गया? कोई बात, मान लीजिए ये रामम लिखा है, तो लास्ट में क्या है? अनुस्वार है। तो स्टार्टिंग किससे होगी? या तो व्यंजन से होगी, या तो किससे होगी? स्वर से होगी। अंत किससे होगा? या तो स्वर से होगा, या फिर व्यंजन से होगा, या फिर किससे होगा? विसर्ग से होगा, या फिर किससे होगा? अनुस्वार से होगा। ऊपर की लाइन यहां तक क्लियर हुई? कोई दिक्कत भैया बताओ? ठीक, आगे देखिए। अब कह रहे हैं कि दो शब्द जब पास पास आते हैं तो उनके एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द का अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, यानी दोनों में कुछ जो परिवर्तन होता है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, देखिए ये हमने शब्द लिखा, ये क्या लिखा? पेज आगे बढ़ गए, ठीक है। बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेश का संधि प्रकरण है, इसको हटा दें। हाँ, तो यहां तक चीजें क्लियर हुई? हाँ ठीक है। अब आगे देखना है, देखिए तो विद्यालय पहुंचे थे, देखिए ये क्या है? विद्या, और ये क्या है? ये आलय। अब आप पढ़ना, कह रहा है कि दो शब्द जब पास पास आते हैं तो एक ये विद्यालय है और ये क्या है? ये एक विद्या है और दूसरा क्या है? आलय। विद्या भी शब्द है और आलय भी शब्द है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है भैया? क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। ये क्या है? आ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण। अब कह रहा है कि अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का क्या वर्ण है भैया? आ। क्या है? आ। ठीक है, ये क्या है? तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये कैसा है? अंतिम है, और ये क्या है? कैसा है? प्रथम, यानी पहले वर्ण में अथवा दोनों में, अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन होता है। अब इन दोनों में क्या हो गया? परिवर्तन, यानी आ के बाद में आ आया तो ये क्या बन गया? बड़ा। जब ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया? परिवर्तन तो हुआ, विकारित हुआ। इस परिवर्तन जो हुआ है, विकार हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? एक हो गए। इधर ऐसे उतार लेंगे विद्या, और आगे उतार लेंगे विद, अब आगे क्या है? लय। इसको जरा जोड़ देंगे, ठीक है, तो भैया क्या बन जाएगा हमारा शब्द? विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद के प्रथम ध्वनि, दोनों में जो परिवर्तन होगा, या एक में परिवर्तन हो या दोनों में परिवर्तन हो, उस परिवर्तन का नाम क्या है? संधि। तो इस पद में कौन संधि हो गई? स्वर संधि हो गई। फिर आगे जो वर्ण कैसा बना है? स्वर, और स्वर कैसा है? बोले दीर्घ, तो संधि कौन सी हो गई इसमें? दीर्घ। यहां तक चीज क्लियर हुई, लाइन क्लियर हुई बाबूराम सक्सेना की। आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि उदाहरणार्थ हिंदी भाषा को ले लीजिए। जब हम संभाल संभाल करके बोलते हैं तो कहते हैं कि चोर ले गया,
चोर ले गया। मार डाला और वो लिखता है कि पहुंच जाऊंगा। इसको संभाल संभाल के बोला गया कि चोर ले गया, मार डालूंगा, मार डाला, पहुंच जाऊंगा। किंतु इन्हीं वाक्यों को यदि हम बहुत जल्दी से बोलें या उच्चारण करें तो इसका हो जाएगा चोर ले गया, मार डालूंगा, पहुंच जाऊंगा। यानी जो चा के स्थान पे जा का प्रयोग हुआ है और रा के स्थान पे डा का प्रयोग हुआ कर रहे हैं, ये संभाल संभाल के नहीं बोला, इसको बहुत तेजी के साथ बोला। कैसे बोला? तेजी के साथ। तो कह रहे इस प्रकार जितनी बोलचाल की भाषाएं हैं उनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। साधारण वक्ता इस परिवर्तन को समझ नहीं पाता है, किंतु हम ध्यान पूर्वक अपनी अथवा दूसरे की बोली को सुने तो हमें इस कथन के सत्य का निश्चय हो जाता है या हो जाए। संस्कृत भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिवर्तन का नाम क्या है? हाँ, परिवर्तन का नाम क्या है? हाँ, परिवर्तन का नाम क्या है? संधि। क्या नाम है? संधि। भाई दो वर्ण है, उनमें परिवर्तन हुआ तो क्या बन गई हमारी? संधि। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? यानी मेल हो जाए दो वर्णों में तो क्या हो जाएगी? संधि। जोड़ हो जाए दो वर्णों में तो क्या हो जाती है? संधि। विकार दोनों में हो जाए तो क्या हो जाता है? संधि। ठीक है। और योग दोनों में हो जाए तो क्या हो जाती है? संधि। यानी देखिए आप समझिए कि वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? और दो वर्णों के जोड़ को क्या कहते हैं? हाँ, दो वर्णों में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, योग होता है उसे क्या कहते हैं? बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है। इस तरीके से ये परिभाषा आपके माइंड में पहुंच गई होगी, दिल में पहुंच गई होगी कि वर्णों की दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? देखना आगे। तो परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। संधि का साधारण अर्थ क्या होता है? संधि का साधारण अर्थ या इसे बोलेंगे शाब्दिक। क्या बोलेंगे? शाब्दिक। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? साधारण या शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मेल। अब क्या हो गया? मेल। क्या बोलेंगे इसे? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ बोले तो क्या होगा? बोला करो भैया। मेल। आप बोलो ना, टीचर कैसे बनोगे? ठीक है, लेख पास थोड़ा ना नौकरी है या और कोई नौकरी बाबू बन के है चुप्पा से बैठे हैं। ठीक है, मास्टर बनना है तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, और अगर भाषा का मास्टर बनना है तब भी बोलना पड़ेगा, बिना बोले कुछ नहीं होगा। आगे देखो, इसको आगे देखेंगे। संधि का शाब्दिक साधारण अर्थ मेल होता है। दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है, इसीलिए संधि कहते हैं। और संधि के लिए दोनों वर्णों यानी दोनों वर्ण एक वर्ण के पास पास सटे होने चाहिए। यानी एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? सटे होने चाहिए। दूरवर्ती वर्णों में संधि नहीं होती है। भाई दूर अगर एक वर्ण यहाँ पे है, इधर देखो, हमने लिखा था आ, अब इधर क्या लिखा? लय। और किधर क्या है? इसका मेल इससे हो जाएगा, इसका मेल इससे हो जाएगा, इसका मेल किससे होगा? हाँ, क्योंकि पास वाले वर्णों से ही संधि होगी, मेल होगा, योग होगा, जोड़ होगा। सिर्फ तुम फिल्म देखी? ये सिर्फ तुम फिल्म नहीं है, बहुत दूर दूर हो और संधि हो जाए ना, मेल हो जाए। यहाँ पास आना पड़ेगा, संधि करेंगे तो पास आना पड़ेगा, तभी संधि होगी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं होती है। वर्णों की इस समीप स्थिति को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। देखना है, पढ़ेंगे इसको। संहिता। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? परा सन्निकर्षा 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 परा सन्निकर्षा संहिता। परा सन्निकर्षा संहिता। जब दो वर्ण
जब दो वर्णों की अत्यंत निकटता निकटता या समीपता ही संहिता है। देखिए, जब दो वर्ण, ये सूत्र है क्या करने वाला, संहिता। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, परासन्निकर्षा। बोलो एक बार, परासन्निकर्षा। परासन्निकर्षा। जब दो वर्ण पास पास में होंगे, जब दो वर्णों का क्या अत्यंत निकटता हो, दो वर्णों की क्या हो, दो वर्णों की क्या हो, अत्यंत निकटता या समीपता होती है, उसे क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। विमल बाबू, वही समझ में आया। ठीक है, जब तक वर्ण जो है दूर दूर रहेंगे, क्या संहिता हो जाएगी। संहिता को ऐसे समझ लीजिए, इस संहिता का नाम ऐसे समझ लीजिए परिचय। जब आपकी बराइत होगी तो बराई से पहले परिचय हुए ना, तो संधि करने से पहले संहिता करना अनिवार्य है। बोलो भाई, हाँ, संधि करने से पहले संहिता करना, हाँ, तो उसी तरीका जैसे बराइत करने से पहले परिचय करना अनिवार्य है, ऐसी संधि करने से पहले संहिता करना अनिवार्य है। भैया बताओ, समझ में आया। बोलो भाई, ठीक, कोई दिक्कत। हाँ, देखिए आगे आप कह रहे हैं, इसीलिए संस्कृत भाषा में संधि का नियम ये है कि जिन शब्दों में निकटता की घनिष्ठता हो उसमें संधि अवश्य हो, जहां निकटता घनिष्ठता ना हो वहां संधि करना है या ना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, वहां उसकी बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि संहिता कहाँ कहाँ होती है, जरा देखना है, इसको आप निकाल के लिखेंगे। संहिता संहिता कहाँ 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 होती है, सही है। तो देखेंगे संहिता कहाँ कहाँ होती है। नंबर एक, एक पद में, ठीक है। नंबर दो, धातु धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में। नंबर तीन, समास। नंबर चार, वाक्य। देखिए, ये जो है यहां से लेकर यहां तक, ये कैसी होती है। देखिए, एक पद में संहिता कैसी है, एक पद में, धातु उपसर्ग में, समास में और वाक्य में। यहाँ जो है, ये यहां से लेकर यहाँ संहिता कैसी होती है, नित्य होती है। कैसी होती है, और ये कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। कैसी होती है, ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा पर, किस पे, इच्छा पर। किस पर निर्भर करती है, इच्छा पर निर्भर करती है। किस पे, इच्छा पर निर्भर, इच्छा पर निर्भर करती है। नित्य माने अनिवार्य है, नित्य माने अनिवार्य। तो एक पद में पूछा जाए प्रश्न कि भैया एक पद में संहिता कैसे होती है, बोले नित्य होती है। धातु और उपसर्ग में कैसी होती है, नित्य होती है। समास में कैसी होती है, नित्य होती है। वाक्य में कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। ये वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। हम तो जो है ना, वाक्य जो है संहिता करके बोला तो सही है, और संहिता करके ना बोला तब सही है। ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। कोई दिक्कत, बताओ भाई, प्रियांजलि समझ में आया। ठीक है, तो देखेंगे अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले एक इसकी लिखी हुई है, देखिए लाइन नीचे लिखी हुई है, बाबूराम सत्यानाम देखेंगे। संहिता एक पद, संहिते एक पदे नित्या, बोलो, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये, तू सा विवक्षाम अपेक्षिते। तो कह रहा है कि नित्य संहिता कहाँ होगी, एक पदे नित्या, धातु उपसर्ग में नित्या, समास में नित्या, और वाक्य में कैसी होती है, विवक्षाम अपेक्षिते। ये वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। क्लियर, देखेंगे आगे। देखिए एक पद कैसे है, एक पद, एक पद जैसे देखना है, पौ धन अका,
देखो ध्यान से, इसमें क्या निकाला, औ, इसमें क्या निकाला, इसमें क्या है, आ। ठीक है, अब देखना जी औ के बाद में क्या आ रहा है, तो औ के स्थान में क्या आ जाएगा, आव, क्या आ जाएगा, आव। और इधर क्या आया, आ, इधर क्या आया, का। इधर क्या आया, पा। इसको ऐसे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पा को क्या मिल गया, बड़ा आ, वा को क्या मिल गया, आ, और क्या आया, का। इसको विसर्ग लगा लेंगे, क्या बन जाएगा जी, पाप का। तो ये कैसा बना, एक पद ही तो है, तो संहिता यहाँ हुई नहीं हुई, यहाँ संहिता हुई। हाँ, संधि करने से पहले यहाँ क्या करना पड़ा है, संहिता करनी पड़ी। तो एक पद में संहिता कैसी होती है, कैसी होती है भैया, नित्य। एक पद में संहिता कैसी होती है, नित्य होती है। कैसी होती है, नित्य होती है। दूसरा देखते हैं, धातु और उपसर्ग, उपसर्ग, धातु और उपसर्ग, धातु और उपसर्ग। देखिए कह रहा है कि निधन अवसत। देखो भाई, ये आपकी क्या है, उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है, और ये क्या है, ठीक है। इसमें क्या निकाला हमने, ई निकाली, ई निकालने के बाद में इसमें क्या निकाली, ई निकाली। अब ई निकालने के बाद में आगे क्या आया, आ, वा, सा। हलंत है, ये हलंत है, कैसा ये, हलंत। ई के स्थान में क्या हो गया, ई के स्थान में क्या हो गया, या। और इधर क्या आया, आधा ना, इधर क्या आया, आ, बा, शा। इसको जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, न्यवसत। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ई के आगे जो आ आया था, ई के आगे क्या आया, आ, यहाँ पे क्या करी हमने, संहिता, क्या करी, संहिता। तो ई के बाद जब आ आया तो संहिता हुई। तो धातु उपसर्ग में भी संहिता कैसी होती है, कैसी होती है, नित्य होती। कोई दिक्कत, उद, उत्धन आलोकित, उत्धन आलोकयत, आलोकयत। अब देखना ये ता के स्थान में क्या करना, हमने दा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ जो है ना, ये ये ता है, इसके बाद में क्या है, आ है। यहाँ संहिता हुई, हुई, यहाँ संहिता हुई। और संहिता के बाद में क्या हो गई, हमने ता के स्थान में क्या कर दिया, दा। तो संहिता करने के बाद परिवर्तन किया, यहाँ संहिता करने के बाद भी का या क्या, ठीक है। तो संधि करने से पहले क्या करनी पड़ती है, संहिता। कहाँ कहाँ, धातु और उपसर्ग में, और कहाँ, एक पद में। तो देखो ता के स्थान क्या आया, दा आया, क्या आया, दा आया। और क्या शब्द बन गया, उदा, आधा दा है, और दा को क्या मिल गया आगे, आ। तो क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा, उद, दा हो गया पूरा, लो कयत। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो भैया कह रहे हैं कि धातु और उपसर्ग में भी संहिता होती है, और उसके बाद क्या होती है, संधि। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। आगे देखो, इसके बाद आता है कि समास। समास देखिए, यह श्री और आगे क्या है, ईशा। समास, समास में कैसी होगी, नित्य, संहिता। अब देखेंगे यहाँ क्या निकला, ई निकली, इधर क्या निकला, ई, और इधर क्या है, सा। ठीक है, अब ई के बाद ई आ रही है, तो ये क्या हो गई, संहिता भाई, वर्ण पास पास में आए, संहिता हो गई। अब संहिता हो जाने के बाद संधि हो जाएगी, बड़ी हो गई। ठीक है, ये बात का नियम है, आगे दीर्घ संधि पढ़ेंगे तब। क्या बन जाएगा हमारा, श्री सा। समास में कैसी हो, कैसी होगी, नित्य होगी। कैसी होगी, नित्य होगी। कृष्ण, दूसरा देखिए उदाहरण, कृष्ण, और आगे कहा है, अस्त्र। क्या हो जाएगा, अस्त्रम। तो इसमें देखिए, इसमें क्या आया, आ आया, इधर अस्त्र का क्या आया, आ आया। क्या हो गई यहाँ पे, संहिता। संहिता किसकी किसकी होगी, जब दो वर्ण पास पास में है। आगे जोड़ेंगे, देखिए इसको, कृष्ण, क्या आया यहाँ पे, बड़ा आया, ठीक है, कृष्णा क्रम।
अस्त्रम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो संहिता कहाँ कहाँ होती है? एक पद में हुई, धातु उपसर्ग में हुई, और कहाँ हो गई? समास में। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखना है, ये हो गया वाक्य है। रामा वनम, रामा वनम, अब आगे क्या है? गच्छति। देखो ये वाक्य सही है, सही है। रामा वनम गच्छति, सही है वाक्य, सही है। अब देखना है यहाँ संहिता कहाँ हुई? कुछ नहीं। और यहाँ देखिए, ये जो विसर्ग के स्थान क्या कर दिया हमने? ओ। इसका मतलब है कि विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे, ये विसर्ग है, इसके आगे क्या आ रहा है? वाह। क्या आ रहा है? वाह। तो इस विसर्ग से इसकी क्या हो गई? संहिता हुई। कैसी हुई? और संहिता हो जाने के बाद में विसर्ग के स्थान क्या आया? डायरेक्ट बता रहा हूं, क्या आया? ओ। क्या आया? क्योंकि इसका क्या होगा? सा। सा का क्या होगा? सा क्या हो गया? रू। रू का क्या होगा? रा। रा का क्या हो जाएगा? ऊ। ऊ। ऊ और माँ का आ मिलके क्या हो जाएंगे? ओ। और हत्या सूत्र लगेगा, क्या बन जाएगा जी? ओ। तो क्या बन गया हमारा जी? रामू। क्या बन गया? रामू। और रामू बन जाने के बाद में और आगे क्या हो जाएगा? वनम। और आगे क्या है? गच्छति। तो भैया ये देखना है कि इधर देखो ध्यान से, कि यहाँ जो संहिता हुई थी वो कैसी हुई? ऐच्छिक वही। कैसी हुई? क्योंकि वाक्य जे भी कैसा है? जे भी वाक्य सही है, और जे भी वाक्य सही है। यहाँ संहिता करने वाले वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वाक्य में कहाँ होगी? इच्छा पर निर्भर करती है। ठीक है, संधि संहिता कहाँ कहाँ होगी? एक पद में नित्य होगी, धातु उपसर्ग में नित्य होगी, और समास में नित्य होगी। लेकिन कहाँ नहीं होगी? एक वाक्य में कैसी होगी? ऐच्छिक होगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। एक पांचवा आता है, कह रहा है संधि के कारण लिखे गए परिवर्तन हैं, यानी नीचे लिखे लिखे परिवर्तन उपस्थित हो सकते हैं। नंबर एक, लोप। क्या है? लोप। देखो ध्यान से, कह रहा है कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे लिखा हमने रामा, तो विसर्ग लगा दी आयाति। क्या आया? आयाति। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा कहा है? ये विसर्ग है। ये क्या है? आ। देखो ध्यान से भैया, उधर मत, सामने आया करो फ्रंट में। ये क्या है? प्रथम शब्द की कैसी ध्वनि है? हाँ। अब इसके आगे क्या आया? हाँ, तो इसका क्या कर दिया? लोप। यानी कह रहा है क्या, कहीं जब दो वर्ण आएंगे तो उनमें से पहले वाले वर्ण का क्या हो जाएगा? लोप। तो इसका लोप हो गया, तो शब्द हमारा क्या बना? रामा आयति। ठीक है, बोलो यहां तक चीजें क्लियर हुई है? होगा क्लियर? कोई दिक्कत? आगे देखो, दूसरा कह रहा है कि 200, यानी दोसा प्लस अस्थि। दोसा प्लस अस्थि। अब देखेंगे ये क्या है? विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में क्या आया? अब देखिए, ये आ का क्या हो गया? ये लोप हो गया। इसका क्या हो जाएगा? लोप। इस लोप हो जाएगा तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसका क्या हो गया? ओ। इसका क्या हो गया? ओ। तो क्या शब्द बन गया? 200। और इसके स्थान पर लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अवग्रह। और ऐसे करके लिख जाएगा, क्या बन जाएगा? बन गया 200 अस्थि। तो कह रहा है कि लोप जो है वो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में भी लोप हो सकता है, और उत्तर पद के शुरू में भी लोप हो सकता है। लोप जो है इधर वाला भी मर सकता है, और इधर वाला भी मर सकता है। ठीक है, आगे देखना है। कह रहा है कि जब दो वर्ण आएंगे, दो वर्णों का दोनों के स्थान पर एक वर्ण हो जाना, फिर हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। देखिए, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर, अर्थात दो वर्णों के स्थान पर, दो वर्णों के
दो वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है, दो वर्णों के स्थान पर यानी दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है एक। देखो ध्यान से, एक की क्या है रमा, इधर क्या है ईशा, क्या है ईशा। रमा में क्या निकला भैया, क्या निकला बड़ा आ, इधर क्या निकला ई, अब इधर क्या है सा। इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, आ और ई मिलके क्या हो गया ए। तो दोनों के स्थान पर क्या वर्ण तैयार हुआ, हाँ एक कौन सा वर्ण हो गया, दोनों के स्थान पर एक वर्ण आ गया, नहीं आ गया, आ गया। तो एक नया वर्ण आ जाना। अब देख क्या बन जाएगा शब्द रमेशा, क्या बन जाएगा रमेशा। यहाँ तक सारी चीज क्लियर हुई, सभी चीज क्लियर हुई यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, आगे देखना है। कह रहा है कि दो वर्णों में से किसी एक के स्थान में परिवर्तन, दो वर्णों के दो दो वर्णों में से एक में परिवर्तन, दो वर्णों में से किसी एक में परिवर्तन। देखो ये हमारा क्या लिखा, प्रतिधन क्या है एक, प्रतिधन एक। अब देखना है कि देखिए प्रथम क्या निकाला हमने, आगे क्या निकाला, इधर क्या है हाँ, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा या, दो वर्ण आए या सहिता हुई, ठीक। इसके स्थान पे क्या आया या, तो एक वर्ण के स्थान पे क्या हो गया, दो वर्णों में से किसके स्थान परिवर्तन, एक में परिवर्तन। परिवर्तन का नाम क्या है संधि, क्या नाम है संधि। तो देखेंगे प्रा आदता या पे एक की मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा हमारा शब्द प्रत्येक। नियम समझ में आया भाई, दो वर्ण में से एक हो जाना। दूसरा नियम क्या है कि एक वर्ण के स्थान पर क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना। एक और नियम क्या पढ़ा था कि दो वर्ण, दो शब्द आएंगे उनमें से पहली वर्ण की ध्वनि का क्या हो जाना, लोप हो जाना, या उत्तर पद की ध्वनि का क्या हो जाना, लोप हो जाना। यहां तक चीजें क्लियर हुई, ठीक। आगे देख रहा, अब आगे कह रहा है कि दो में से एक का द्युत, दो में से दो में से एक का द्वित्व। द्वित्व का मतलब क्या होता है, डबल। क्या होता है डबल। देखिए एक शब्द है एकस्मिन अवसरे, उदाहरण शब्द किसके होंगे, बाबूराम सक्सेना के। तो ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, डबल ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल ना। क्या शब्द बन गया भैया हमारा एकस्मिन, ना डबल हो गया, और इस ना को क्या मिल गया आ, पूरा हो गया ना। कोई दिक्कत यहां तक बताओ भैया, बताओ भाई कोई दिक्कत। आगे कह रहे हैं शब्दों की निकटता इसलिए नीचे लिखे प्रकारों से की होगी। कह रहा है जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हों। अब इसको जरा ऐसे देखिए, पीपीटी बनी हुई होती कोई दिक्कत नहीं थी। ये है स्वर, इसके बाद में आया क्या स्वर। अगर पूर्व शब्द के अंत में स्वर होगा और उत्तर पद के शुरू में अगर स्वर होगा तो संधि का नाम होगा स्वर संधि। ठीक है, क्या होगा स्वर संधि। ठीक है, उदाहरण भी देखते जाइए, नियम एक और उदाहरण जैसे देखेंगे देवधन आलय, क्या है देवधन आलय। इस देव का हमने क्या निकाला, इसका क्या निकाला और इधर क्या निकाला। अब देखना है कि पूर्व शब्द के अंत में क्या है और आगे क्या है स्वर है, दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा दीर्घा बन जाएगा, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा देवालय। यहां तक क्लियर हुआ कि पूर्व शब्द के अंत में क्या है, पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के आरंभ में।
ठीक है, इतनी बात थी। ठीक है, तो पूर्व पद के अंत में क्या है? आ, और उसके आगे क्या है? तो दोनों मिलके क्या हो गया? तो क्या शब्द बन गया हमारा? तो स्वर के बाद अगर स्वर आता है तो कौन संधि होगी? कौन संधि होगी? स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। इसको मिटा दें, यहाँ तक क्लियर कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? नहीं हो लिया तो बहुत जल्दी इसके आगे। अब आगे आया व्यंजन, इसके आगे क्या आया? स्वर। क्या आया? स्वर। तो जब स्वर आया तो संधि का नाम क्या होगा? कौन संधि? व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। यहाँ पे उदाहरण लिख दे रहे हैं, देवालय। क्या हो जाएगा? और यहाँ क्या हो जाएगा? व्यंजन के बाद में वागीशा। क्या हो जाएगा? वागीशा। आगे देखना है, व्यंजन के बाद में क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए। व्यंजन आ जाए तो कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। उदाहरण क्या हो जाएगा? टटीका। कौन सा हो जाएगा? टटीका। ठीक है, उन उदाहरणों को हम जरा विस्तार करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। आगे देखो, विसर्ग के बाद देखिए, विसर्ग के बाद में अगर स्वर आता है तो संधि कौन सी होगी? विसर्ग। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। उदाहरण क्या होगा? विसर्ग के बाद में अगर स्वर आता है तो संधि कौन सी हो जाएगी? कोपी। उदाहरण क्या हो जाएगा? कोपी। आगे देखना है, विसर्ग के बाद में अगर व्यंजन आता है तो संधि कौन सी होगी? विसर्ग। ठीक, उदाहरण क्या होगा? त्रिभुवनता, मनोरथा। देखना ये है कि पूर्व शब्द के अंत में, पूर्व शब्द के अंत में अगर स्वर है तो संधि कौन सी होगी? कौन संधि होगी? बोलो हाथ उठा के। और पूर्व शब्द के अंत में अगर क्या हो? व्यंजन, संधि कौन सी होगी? और पूर्व शब्द के अगर शुरू में क्या हो? शुरू में नहीं, अंत में। पूर्व शब्द के अंत में क्या हो? हाँ, संधि का नाम क्या होगा? हाँ, पूर्व शब्द के अंत में क्या हो? विसर्ग। संधि कौन सी होगी? पूर्व शब्द के अंत में क्या हो? तो कौन संधि होगी? हाँ, तो अगर पूर्व शब्द के अंत में स्वर है तो संधि का नाम क्या है? बोला करो। अगर व्यंजन है तब? और अगर व्यंजन है तब? विसर्ग है तब? स्वर के बाद अगर स्वर आता है तो कौन संधि होगी? और व्यंजन के बाद स्वर आता है तो कौन संधि होगी? अच्छा, व्यंजन के बाद व्यंजन आता है, कौन संधि होगी? और विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है तो कौन संधि होगी? हाँ, और विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आता है तो कौन संधि होगी? यहां तक आप चीजें समझे? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखना ही है। देखो भैया, इसको हम विच्छेद करेंगे जरा। देखो, ये देवालय शब्द है। क्या है? देव धन आलय। क्या है? इसका हमने विच्छेद कर दिया। अब देव का क्या है? आ है, और इसके बाद क्या है? आ है। दोनों आ के बाद में, यानी आ क्या है? स्वर, और ये भी क्या है? स्वर। तो कौन संधि हो गई इसमें? ऐसे ही देखिए, वाक, वागधन, वागधन ईशा। देखिए भाई, ये गा का क्या है? व्यंजन है, और ई क्या है? स्वर। संधि कौन सी हो गई? व्यंजन, क्योंकि पूर्व शब्द के अंत में अगर व्यंजन है, संधि का नाम क्या होगा? व्यंजन संधि। पूर्व शब्द के अंत में क्या है? देखिए, तत्, तत् धन टीका। पूर्व शब्द के अंत में क्या है? व्यंजन। आगे क्या है? व्यंजन। लेकिन परिवर्तन किस में हुआ? व्यंजन में। संधि कौन सी हो गई? ऐसे ही पूर्व शब्द के अंत में क्या है? विसर्ग, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? साधन अपि, साधन अपि। तो क्या है पूर्व शब्द के अंत में? विसर्ग। संधि का नाम क्या हो गया? ऐसे ही पूर्व शब्द के अंत में क्या है? विसर्ग। देखिए, ये क्या है? मना रथा, मना ऐसे भी तोड़ सकते हैं, वैसे मनस्त टूटेगा। ठीक है, ऐसे ही शिवस क्या हो जाएगा? शिवस यानी कि शिवा। तो पूर्व शब्द के अंत में क्या है? अगर उसके आगे क्या है? रथा, यानी व्यंजन है, तब कौन संधि होगी? और अगर स्वर है तब कौन संधि होगी? कौन संधि होगी? ठीक, हमें तो हो गया था।
ठीक है। अगर ये क्या है, ये क्या है आपका बंदा, क्या है ये बंदा, क्या है ये, विसर्ग के बाद अगर व्यंजन है तब भी विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद अगर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, स्वर है। यहां तक चीजें क्लियर हुई भैया, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कोई भी शब्द या तो स्वर से प्रारंभ होगा या व्यंजन से प्रारंभ होगा, लेकिन विसर्ग से प्रारंभ नहीं होगा। कोई भी शब्द या तो स्वर से प्रारंभ होगा या व्यंजन से प्रारंभ होगा, लेकिन विसर्ग से प्रारंभ नहीं होगा। लेकिन अंत स्वर से हो सकता है, व्यंजन से हो सकता है, विसर्ग से हो सकता है, अनुस्वार से हो सकता है। बात क्लियर हो गई? ये बात हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे कि स्वर, देखेंगे स्वर, स्वर तो स्वरों की संख्या कितनी पढ़ी थी हम लोगों ने? 9। कितनी थी? 9। जो किस प्रत्याहार में आते थे? अच्छा, तो आ ई उ ऋ लिर ए ओ आए। क्लियर? इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसकी कैसी मात्रा होती है? ऐसी, इसकी, इसकी और इसकी वैसी, इसकी और इसकी दो चोटियां, इसकी। यहां तक क्लियर? ये आप समझ में आया? अब मूल स्वर के क्या पढ़े थे हम लोगों ने? मूल स्वर आ ई उ ऋ, इनका नाम मूल स्वर भी है और इन्हें और क्या कह सकते हैं? रस स्वर। क्या स्वर है थे? रस स्वर। और आपने पढ़ा था इसका क्या बना था? इसका क्या हो गया था? जिसका क्या हो गया था? और ये क्या हो गई थी? इसका होता है। हाँ, तो ये कैसे स्वर हो गए आपके? दीर्घ स्वर। कौन से हो गए? दीर्घ स्वर। इनकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा कितनी है? इसकी कैसी मात्रा है? इसकी मात्रा और इसकी। ये आप समझ गए? इन बातों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे क्या? स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। ठीक है, अब पढ़ना है हमें दीर्घ संधि। अब आप हेडिंग डालें दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि पढ़ेंगे। देखो भैया, देखो चाचा, आ ई उ ऋ और क्या है? लिर। ठीक है, आ बोलो, आ ई उ ऋ लिर। ये क्या हो गया? ये कौन सा प्रत्याहार है? अक। तो आ के बाद में क्या आया? ई के आगे फिर ठीक। और आगे देखिए, यहां पे लिख लेंगे समान वर्ण। क्या लिखेंगे? हाँ, तो इस समान वर्ण के स्थान में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सवर्णे। अका सवर्णे। और इधर क्या लिखेंगे? अब इधर क्या लिखेंगे? इधर क्या लिखेंगे? इधर क्या लिखेंगे? और इसका तो यहाँ क्या लिख देंगे? दीर्घा। तो इसको देखेंगे, ये क्या बन गया हमारा? अका सवर्णे, अका सवर्णे। तो अक क्या है ये? तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है? बोलो, आ ई उ ऋ लिर। ये क्या हो गया? अक। और इसके आगे क्या हो गया? समान। उनसे क्या कहेंगे? सवर्णे। ये क्या हो गया? बड़ा। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसका दीर्घ। और ये सूत्र कैसा हो गया? अका सवर्णे। इसको अगर ऊपर लिख के पढ़ाते समझ में आता? शायद मेरे हिसाब से हमने उल्टा सिस्टम किया है। ठीक है, अक सवर्ण दीर्घ और जोड़ दिया, क्या बन गया हमारा? अका सवर्णे दीर्घा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों में शेयर करें। ठीक है, ये सब आपकी है। अच्छा टीचर बनाने वाला जो होता है स्टूडेंट बनाता है, एक नेता को जनता बनाती है साथियों, और टीचर को अच्छा टीचर बनाने वाले स्टूडेंट। ठीक है, आप शेयर करो, लोगों में प्रचार करो। ठीक है, बताओ चल रहा है प्रोग्राम। ये समझ में आया? तो क्या हो गया? अक समान और ये क्या हो गया? दीर्घ। अब देखना है, अगर
आ के बाद में आ आता है तो क्या हो जाएगा, और ई के आ, बड़ा आ के बाद में अगर आती है छोटा आ तो क्या हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा। ऐसे ही आपका बड़ा आ के बाद में छोटा प्लस बड़ा आता है तब क्या हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, बड़ा। ऐसे ही तो देखेंगे आ प्लस बड़ा बड़ा बराबर क्या हो जाएगा, क्लियर। पूर्ण शब्द के अंत में चाहे छोटा हो बड़ा हो, इधर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बनेगा क्या, इसी तरीके से ये हमने आके बताए 4 तरीके से, ठीक है। ऐसे ही क्या बनेगी, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा। तो आप यहां तक समझे, ठीक है। अब देखना है, देखो एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण उदाहरण देखेंगे, जैसे हमने शब्द ले लिया हिमालय, हिमालय क्या ले लिया, हिमालय। अब हिमालय का देखिए हिम धन आलय, हिम धन आलय। देखो भैया इसका क्या करेंगे हम, इसमें क्या निकाला, इसके आगे क्या निकाला, और आगे क्या आया, हो गया। अब देखना इसका और इससे क्या हो गया, परिचय, क्या हो गया। अब इसका इससे क्या हो गया, परिचय, क्या हो गया, परिचय। तो आ के बाद में क्या है, आ तो क्या बन जाएगा ये, दीर्घ, क्या हो जाएगा। हाँ अब ये है क्या, पहले स्वर, और स्वर में किस वैरायटी का स्वर है, ह्रस्व वाला कि दीर्घ वाला, दीर्घ वाला है। तो देखेंगे इधर क्या लिखेंगे, विद्या, और इधर क्या लिखेंगे, लय। अब देखेंगे मिलाएंगे तो क्या देखेंगे, इसको पूरा कर दिया, इसको ऐसे करके आ गया। अब देखो पहले नंबर पे पूछा जाए इसमें कौन संधि है, तो आप क्या बताएंगे, स्वर। जब 2 वर्ण मिले उनमें से एक तैयार हुआ उसका नाम क्या है, स्वर। संधि कौन सी हो गई। अब स्वर कौन सी वैरायटी का है, दीर्घ वाला, कौन सा है, दीर्घ, ठीक है। तो स्वर है फिर क्या है, दीर्घ है, तो ऑप्शन नंबर कैसा आ जाएगा, कैसा हो जाएगा भाई, ऊपर सही करो फिर सही करो, अरे हाँ वो सॉरी, पूरा नीचे से ऊपर विद्यालय कर देते। अरे यार गलती हो गई, शुरुआत में बता देते हैं। हाँ तो इधर देखिए क्या लिखा था, हिम आया आ, इधर क्या आया आ, इधर क्या आया ले, इसको दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया, इसकी संहिता हो गई, इसमें दोनों में क्या बना, बड़ा। और इधर देखिए हिम, इधर क्या है ले, ठीक है। ये जो बड़ा आ बना है, ये बड़ा आ स्वर है, और स्वर कैसी वैरायटी का है, दीर्घ का है। तो देखेंगे ऐसे बन जाएगा शब्द हमारा, विद्यालय बहुत लिखा जा रहा है, ठीक है। हिम बना, और हिम में क्या लगा दिया, आ, और इधर क्या लगा दिया, लय। तो क्या बन गया हमारा, हिमालय। तो हिमालय में पूछा जाएगा कौन संधि है, और स्वर में जो बड़ा आ बन के आया वो बड़ा क्या है, दीर्घ है, तो संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। तो स्वर संधि भी है और क्या है, दीर्घ संधि भी। और जैसा शब्द बना था हिमालय, सेम हमने वैसा ही बना दिया। कहते हैं कि तेरे नाम से शुरू हो तेरे नाम पे खत्म। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से अब जितने उदाहरण बाबूराम सक्सेना के हैं वो सब हम कर रहे हैं। आप बोलिए फटाफट एक एक करके, क्या, दैत्यारी। देखिए दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, दैत्य में क्या निकला, इधर क्या निकला, अरि, विसर्ग है, हैं, ठीक। आगे देखो दैत्यारी, ये क्या आया आ, और आगे क्या आया, मिलके क्या हो गया, दीर्घ। कैसा आ गया, क्योंकि अक के बाद कैसा बना रहा है, समान। जब अक के बाद समान वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ। अब देखो भैया दैत्य में क्या आया, दैत्य लिख के आया, आगे क्या है, री, इसको जोड़ो, दैत्या री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो दैत्यारी में पूछेगा कौन संधि है, स्वर, और स्वर के बाद में कौन संधि है, जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। अगर स्वर आदेश है कौन संधि कौन सी हो गई, और स्वर में अगर दीर्घ आदेश है तो कौन संधि हो गई, अगर यण होगा तो कौन संधि होगी, अगर गुण आदेश होगा तो कौन संधि होगी। बहुत बढ़िया, आगे देखिए।
अब उदाहरण सभी लिख दे रहे हैं एक बार में, ठीक है। उदाहरण चादर ले लें। देखो, यदा धन अभवत, ठीक है, इति धन इव, श्री धन ईशा। सर जी, ठीक। देखो पांडे जी, देखो आ के बाद में कहाँ आ रहा है? आ के बाद में कहाँ आ रहा है? क्या आ रहा है? आ के बाद में क्या आ रहा है? आ के बाद में आ रहा है तो क्या हो जाए? बड़ा आ बनेगा, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? दैत्यारी। दैत्यारी, क्लियर। ऐसे ही बड़ुआ के बाद में क्या आ रहा है? छोटा, तो आ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा। तो क्या बन जाएगा हमारा? यदा भवत, क्लियर। ऐसे ई के बाद में बड़ी, छोटी बड़ी बने, क्या बड़ी ई तो बनेगी, तो क्या बन जाएगा शब्द हमारा? इति। ठीक है, यहाँ छोटी या बड़ी हो, या बड़ी है बड़ी, तो क्या बन जाएगी? बड़ी। तो क्या बन जाएगा? श्रीसा। क्या हो जाएगा? ऐसे इधर देखिए, ऊ मिलके ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। क्या बन जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? चमूर्जा। क्या हो जाएगा? चमूर्जा। इधर क्या हो जाएगा? क्रिकारा। रे रे मिलके क्या हो जाएगी? बड़ी रेडी। और क्या बन जाएगा? क्रिकारा। क्रिकारा। अब देखिए रेर के बाद में क्या आ रही है? रेर, तो क्या बन जाएगा? होत्री। होत्रिकारा। इधर क्या हो जाएगा? तवाकारा। तवाकारा। इधर क्या हो जाएगा? विद्यातुरा। विद्या आतुरा। इधर क्या हो जाएगा? अपेक्षते। अपेक्षते। इधर क्या हो जाएगा? राज्ञी। साधुचु। क्या हो जाएगा? साधुचु। ठीक। बधुपरी। बधु बधुपरी। देखिए साथियों, परीक्षा में सवाल ऐसा आएगा कि तैयारी में कौन संधि है? दीर्घ। यथावत में कौन संधि है? दीर्घ। इतीब में कौन संधि है? श्रीसा में कौन संधि है? हाँ। विष्णुजा में कौन संधि है? समूर्जा में कौन संधि है? दीर्घ। क्रिकारा में कौन संधि है? होत्रिकारा में कौन संधि है? तवाकारा में कौन संधि है? विद्यातुरा में कौन संधि है? अभिक्षित में कौन संधि है? राज्ञी में कौन संधि है? साधुचु में कौन संधि है? या बधुपुरी में कौन संधि है? या तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें कौन सी, और या ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका विच्छेद क्या हो। तो इसका विच्छेद क्या होगा? यदावत का क्या हो जाएगा? और इतीब का क्या हो जाएगा? और श्रीसा का क्या हो जाएगा? विष्णुजा क्या हो जाएगा? अच्छा, चमूर्जा क्या हो जाएगा? क्रिकारा क्या हो जाएगा? क्रिकारा। अच्छा, होत्रिकारा क्या हो जाएगा? होत्र। तवाकारा क्या हो जाएगा? विद्यातुरा क्या हो जाएगा? अभिक्षित क्या हो जाएगा? रागी क्या हो जाएगा? हाँ। साधु चुप क्या हो जाएगा? बधु परी क्या हो जाएगा? यहां तक चीजें क्लियर हुई? कोई दिक्कत? क्लियर हुई? तो दीर्घ संधि से अगर परीक्षा में सवाल आएगा तो बाबूराम सक्सेना से आएगा, और बाबूराम सक्सेना ये सभी उदाहरण है। देखने हैं, अका सवर्ण दीर्घा कैसा सूत्र था? विधि सूत्र था। कैसा सूत्र था? विधि सूत्र था। अका सवर्ण दीर्घा कैसा सूत्र था? विधि सूत्र था। अका सवर्ण दीर्घा कैसा सूत्र था? यहां पर लिख दे रहे हैं, अका सवर्ण दीर्घा कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। विधि सूत्र है।
पढ़ेंगे हम लोग कौन संधि? गुण संधि। गुण संधि। देखिए परीक्षा में बहुत जल्दबाजी लोग करते हैं, चाहे टेस्ट हो चाहे परीक्षा हो, गुण संधि सूत्र पूछे तो लगा देते हैं आधेन गुणा, ठीक है, और गुण संज्ञा सूत्र पूछे तो लगा देते हैं आध गुणा। तो इसको ध्यान देंगे, आधेन गुणा जो होता है वो कैसा सूत्र है? ये संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। और आध गुणा कैसा सूत्र है? कैसा सूत्र है? ये कैसा सूत्र है? संधि सूत्र है। कैसा? संधि सूत्र। यहां तक चीजें क्लियर हुई? ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। ये कैसा सूत्र है? संधि सूत्र है। ठीक है, अब देखेंगे आध गुणा। आध गुणा, आध गुणा कौन संधि हो गई? गुण संधि। संधि का नाम क्या है? गुण संधि। बाबूराम सक्सेनाम देखेंगे, आ के बाद में आ के बाद में ई, बड़ी ई क्या आए तो क्या हो जाता है? ए। देखो आ या बड़ा आ के बाद में, देखिए ई या बड़ी ई आए, फिर आ के बाद में आ या आ के बाद में ऊ या बड़ा हुआ है। दिखाई दे रहा है? कर लो सही है। आ के बाद में क्या आ रहा है? रे या री। फिर आ के बाद में क्या आ रहा है? आ या आ के बाद में क्या आ रहा है? लिर। क्या आ रहा है? लिर आ रहा है। क्या आ रहा है? तो देखना है कि पूर्व शब्द के अंत में कौन सी ध्वनि होगी? पूर्व शब्द के अंत में कौन सी ध्वनि होगी? आ अथवा आ। और उसके बाद में क्या आ रहा है? ई अथवा ई। तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। ऐसे ही आ के बाद में क्या आ रहा है? ऊ। तो क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। और आ के बाद में क्या आ रही है? रि या री, तो क्या हो जाएगा? अर। क्या हो जाएगा? अर। ठीक है, ये उलट रपला है। ठीक है, लेकिन अभी घर के लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? आ के बाद में क्या आ रही है? लिर, तो क्या बन जाएगा जी? अल। क्या हो जाएगा? अल। तो ए ओ अर अल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये जो वर्ण बने हैं ये सब क्या बने हैं? गुण। आ के बाद में अगर आ रहा है तो दीर्घ संधि थी, और आ के बाद में अगर ई आ रही है तो कौन सा बन जाएगा? ए। ये कैसा वर्ण है? गुण वर्ण। उ वर्ण कैसा है? गुण वर्ण। और अर वर्ण कैसा है? गुण वर्ण। और अल वर्ण कैसा है? ये अल क्या है? गुण। अर क्या है? गुण। ओ क्या है? गुण। और ए क्या है? गुण। यहां तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो एक उदाहरण देखो। ये है रमा, ये क्या है? ईशा। ये क्या है? ईशा। ये रमा है और ये क्या है? ईशा। अब देखना है कि रमा में क्या निकला, आगे क्या निकला, और आगे क्या है? सा। क्या है आगे? ये आगे क्या है? ले ये पकड़, आगे क्या है? ई। देखो ध्यान से, ये क्या है क्या, और ये क्या है? आइए, आपका स्वागत है। आ ई मिलके क्या हो गया? ए। तो देखेंगे इधर क्या निकल रहा हमारा? रम, और इधर क्या आया? ए, और इधर क्या है? सा। जरा जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? एक ही मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा? रमेशा। कोई दिक्कत? तो रमेशा में कौन संधि हो गई? जो आदेश होगा वर्ण वही संधि का नाम होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, इधर देखिए, विष्णु, सॉरी गणेश लिखो, उपेंद्र, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, उपधन। तो उप में क्या निकला? छोटा आ। क्या निकला? आ। इधर क्या निकला? ई। अरे इधर क्या निकला? ई। अब देखना, आ ई मिलके क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। और इधर क्या है? उप। इधर क्या है? इंद्र। जरा जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा?
उपेंद्रा। तो उपेंद्रा में बताइए आ और ई मिलके क्या बना? ए। जो चीज दोनों मिलके बनी वह ए बनी, ये क्या है? गुण है। संधि कौन सी हो गई? आ और ए मिलके क्या बना? तो कौन संधि हो गई? गुण संधि हो गई। अब देखना है, देखिए गणेशा हो गया उपेंद्र। गंगा प्लस उदकम, गंगा धन उदकम। देखो ध्यान से, इस गंगा में क्या निकला? क्या निकला? इसमें क्या निकला? इसमें क्या निकला? हाँ? इसमें क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? दकम। आ और ऊ मिलके क्या हो गया? क्या हो गया? वो क्या है? गुण है। वो क्या है? गुण है। तो देखेंगे, इधर लिख लिया हमने गंग ओ, और इधर क्या लिख लिया? दकम। क्या लिख लिया? दकम। इसको जरा मिला दीजिए, का को दकम। देखिए आ और ऊ मिलके क्या तैयार हुआ हमारा? ओ क्या है? गुण है। संधि कौन सी हो गई? संधि कौन सी हो गई? गुण संधि हो गई। ऐसे ही देखेंगे एक और उदाहरण। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखेंगे बसंत, बसंत कोई बात नहीं, बसंत प्लस ऋतु। देखो ध्यान से, बसंत धन ऋतु। बसंत में क्या निकाला? क्या निकला? इधर क्या लिख ली? इधर क्या निकाला? तू। इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। जे मानो जे घरैतिया है, जे कौन होंगे? बरैतिया। और जे है बहू और जे है दूल्हा, जे है बहू और जे है दूल्हा, तो इनको इनसे कहा बोले परिचय। क्या हो गया? परिचय हो गया। तो दोनों मिलके क्या हो गया? जे अर। क्या हो गया? अर। अब देखना है कि इधर क्या निकाला हमने? बसंत, और इधर क्या निकाला? तू। ठीक है, वसंत, बसंतर ऋतु। ठीक है, अब देखना है कि वसंत में ऐसे करके निकला, का पूरा हो गया। ये राग आगे कहाँ पहुंची हो? खुपड़िया। क्या बनी हो? वसंतर ऋतु, वसंत ऋतु, वसंतर ऋतु। क्लियर हो गया? आगे एक और उदाहरण, तब धन लिरकारा, तब धन लिरकारा। देखिए तब में क्या निकल के आया? तब में क्या निकाला? इधर क्या है? लिर। इधर क्या है? कारा। देखो इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ये क्या है? और ये क्या है? रे। दोनों मिलके क्या हो गया? जी अल। क्या हो गया? अल। अल क्या होता है? गुण। तो देखो इधर, इधर क्या आया? तब। इधर क्या आया? कारा। आप इसको जोड़ दो, तब पूरा हो गया, आधा ला हो गया, कारा हो गया। क्या बन जाएगा? तबल कारा। यहां तक हो गए। एक एक उदाहरण हम लोगों ने पढ़ लिए गुण संधि का। एक ए बनाया, एक ओ बनाया, और एक क्या बनाया? अर बनाया, और दूसरा क्या बनाया? अल बना दिया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा? चारों उदाहरण पढ़ लिए। अब इनसे जितने बाबूराम सक्सेना में उदाहरण है वो सब लिख लेंगे। हैं भैया? चलन दे भाई, कोई कहा है कि हाँ मान लो मैदानी जंग है। ये देखिए आ के बाद में देखो, आ के बाद में क्या आया? ई। तो आ ये क्या बन गया? ए। आ प्लस ई मिलके क्या बन गो? ए का है? गुण है। आऊ मिलके क्या बन गो? ओ गुण है। बोलो ना, आऊ मिलके क्या हो गया? ओ का गुण है। आ और ऋण मिलके क्या हो गया? और क्या है? गुण है। और ऋण मिलके क्या बन गया?
और गुण है कि ना है, और आ प्लस ल मिलके क्या बन गया, अल। ये क्या गुण है, बोलो है, ठीक है। इधर देखिए आ ई मिलके क्या हो गया, आ ऊ मिलके आ ई मिलके क्या हो गया, आ और ऊ मिलके क्या हो गया, और आ ई मिलके आ ऊ मिलके क्या हो गया, ओ, और आ और ई मिलके क्या हो गया, और आ और र मिलके क्या बन गया, और यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब देखेंगे उपेंद्रा यानी उपधन इंद्रा बराबर क्या बन जाएगा, उपेंद्रा। क्या बन जाएगा, उपेंद्रा। उपेंद्रा शब्द बना, क्या बना, ऐसे क्या बना हमारा शब्द, रमेशा। क्या बना, रमेशा। अब दूसरा शब्द बना वृक्षोपरि। क्या बना, वृक्षोपरि, वृक्षोपरि। फिर का गंगाधन उद्गम क्या बन जाएगा, गंगो उद्गम। आगे देख कृष्णधन रिद्धि क्या बन जाएगा, कृष्ण नदी हो गया। आगे महाधन ऋषि क्या बन जाएगा, महर्षि, ठीक है। तबकारा क्या बन जाएगा, तब धन ऋकारा, तवल कारा। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसमें, आगे मतलब ये जो गंगोत्कम है इसमें अगर गा को आधा करके गा पूरा कर दो तो वो सही नहीं माना जाएगा। हाँ वो हो जाएगा। आगे देखिए इधर हो जाएगा क्या, गणेशा, गंगा, गंगेश्वरा। क्या बन जाएगा, गंगेश्वरा। गगनोर्धम, गगनोर्धम। इसका क्या हो जाएगा, मायु ऊर्जस्व, ठीक है। ग्रीष्म, इधर क्या हो जाएगा, महर्षि। महारिद्धि है, देखिए अब कह रहा है कि या तो पूछेगा उपेंद्रा में कौन संधि है, क्या लगा वो, गुण संधि। रमेशा में, वृक्षोपरि में, गंगोदकम में, कृष्णादि में, तवलकारा में, महर्षि में, रमेशा में, गंगेश्वरा में, गगनोर्धम में, और क्या मायोरजस्सु में, ग्रीष्म ऋतु में, महारिद्धि में। एक ऐसे प्रश्न पूछ हो जाएगी, और एक प्रश्न जब पूछ जाएगी इसका विच्छेद क्या है, दूसरा क्या पूछेगा, इसका विच्छेद क्या है। ऐसे पूछेगा गंगाधन उद्गम, कृष्णधन वृद्धि, महाधन ऋषि, तबलधन। अगर विच्छेद से पूछ हो जाए तब ना छूटे, और अगर संधि पद से पूछा जाए तब ना छूटे, ठीक है। तो आज जो है ना हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, आज हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ी, थोड़ी बहुत भूमिका पढ़ी संधि की। इससे आगे की क्लास होगी साथियों कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है। राधे राधे, फिर मिलेंगे, भूल न जाना, बाय।